नेक्स्ट है इसमें मौलिक अधिकारों की आलोचना। विशेषताएं हो गई थी इसकी। एग्जाम में यदि विशेषताएं पूछे जाती हैं, आलोचना कभी पूछी नहीं जाती इसकी, लेकिन आप अपनी ओर से इसमें लिख सकते हो, क्योंकि ऐसे जो 16 नंबर का क्वेश्चन है वो छोटा रह जाता है। अगर तो मौलिक अधिकारों का वर्णन पूछा जाता है तो वो तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, पूरा कर लोगे जैसे तैसे। विशेषताएं पूछी जाती हैं तो वो 16 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से छोटा रह जाता है। तो उसमें आलोचनाएं जोड़ के फिर निष्कर्ष देकर उसको अच्छे से 3-4 पेज का आपको बनाना है। फर्स्ट है इसमें जटिल एवं अस्पष्ट भाषा। मौलिक अधिकार किसमें वर्णित हैं? संविधान में। और संविधान क्या है? कानूनों का संग्रह। कानूनों की भाषा अपने आप में हमेशा से ही जटिल होती है, क्लिष्ट होती है, या तो वकीलों को समझ आती है या जजेज को समझ आती है। तो मौलिक अधिकार भी संविधान का हिस्सा है और ये उसी कानूनी भाषा में ही लिखे गए हैं। तो इसलिए जो भाषा है इतनी जटिल है कि आम व्यक्ति को जल्दी से ये समझ नहीं आती। नेक्स्ट है अत्यधिक प्रतिबंध। जो संविधान के 3रे अध्याय में मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसी में ही उस पर प्रतिबंध भी साथ के साथ दिए गए हैं कि जैसे किसी भी व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो उस पर यह प्रतिबंध है कि उसके विचारों से किसी स्थान विशेष की शांति भंग ना हो, किसी व्यक्ति के विचार अभिव्यक्त करने से दंगा फैलने के आसार हो तो उसको विचार अभिव्यक्ति से रोका जा सकता है। ये तो प्रतिबंध साथ के साथ उसमें है ही। और साथ ही साथ संविधान ने संसद को शक्ति दी है संविधान में संशोधन करने की। अब ये जो संशोधन करने की शक्ति है इसके माध्यम से संसद भी संशोधन के द्वारा इसमें कुछ और व्यवस्थाएं कर सकती है। जैसे कि संपत्ति का अधिकार है, 44th अमेंडमेंट के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से ही बाहर कर दिया गया, उसको एक साधारण अधिकार बना दिया गया। तो ऐसे में संसद यदि चाहे, ठीक है कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ये निर्णय दिया था कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती और ये जो मौलिक अधिकार हैं ये मौलिक ढांचे में आते हैं, लेकिन फिर भी संसद कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकती है। ये शक्ति संशोधन के माध्यम से संसद को प्राप्त है। जिस तरीके से संसद साधारण कानून बनाती है उस तरीके से कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, लेकिन संशोधन विधेयक के माध्यम से कर सकती है। नेक्स्ट है इसमें निवारक नज़रबंदी की व्यवस्था। अब जो अनुच्छेद 22 है वो हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है कि यदि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाए तो उसके स्वतंत्रता के अंतर्गत उसको ये अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो पुलिस अधिकारी है जिसने उसको बंदी बनाया है नज़दीक के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसका अपराध बताया जाएगा। लेकिन अब ये स्वतंत्रता हर नागरिक को है और इसका अपवाद भी संविधान में निहित है। इन्हीं मौलिक अधिकारों के चैप्टर में ही, मौलिक अधिकारों के अध्याय में ही, संविधान के 3रे भाग में ही इसका अपवाद भी दिया गया है कि यदि देश की सुरक्षा के लिए या आंतरिक शांति के लिए या इस तरह के किसी का लगता है कि कुछ उसके मन में ऐसा चल रहा है कि वो खतरा बन सकता है शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, मतलब राष्ट्रद्रोह जैसा कोई कृत्य वो कर सकता है। किया नहीं है अभी, सिर्फ संभावना लग रही है। उस संभावित अपराध को रोकने के लिए संसद निवारक नज़रबंदी संबंधी कानून लाएगी। संसद ने वो कानून बनाया है। तो ऐसे में यदि संभावना हो कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा है या आंतरिक शांति के लिए खतरा है तो इस निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत उसको बंदी बनाया जा सकता है। अभी पिछले साल आपने देखा अनुच्छेद 370 जब हटाया गया तो उसमें जो वहाँ के नेता थे
वो इसी निवारक नज़रबंदी के तहत नज़रबंद रखे गए। मान लिया गया कि अगर ये आज़ाद रहेंगे तो ये अनुच्छेद 370 जो हटाया है इस पर ये वहाँ कश्मीर में बवाल मचवा देंगे। किया उन्होंने कुछ नहीं था, लेकिन संभावना थी। केवल संभावना के आधार पर ही ये अनुच्छेद 22 जो है किसी भी व्यक्ति के लिए स्थगित किया जा सकता है। तो ये अपने आप में ठीक है कि देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक शांति की स्थापना के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं जरूरी हैं, लेकिन कोई मैलाफाइड इंटेंशन भी तो हो सकती है। सरकार की कोई ऐसी सोच भी हो सकती है किसी को दबाने की, या किसी सरकारी अधिकारी की कि वो गलत सूचना दे और उस गलत सूचना के आधार पर एक आम व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत वो स्थगित हो जाए। संभावनाएं तो हर तरह की हो सकती हैं। तो ऐसे में ये जो निवारक नज़रबंदी की व्यवस्था है संविधान में, ये अनुच्छेद 22 का अपने आप में उल्लंघन भी है। नेक्स्ट है इसमें आर्थिक अधिकारों का अभाव। आर्थिक अधिकारों में क्या आएगा? काम का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ये सारे आर्थिक अधिकार हैं। आप लोगों ने पीछे पढ़े 6 मौलिक अधिकार, उसमें कहीं भी काम का अधिकार नहीं है कि राज्य हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम देगा और काम के अनुसार वेतन देगा, ये कहीं नहीं है। अब समानता का अधिकार दे दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया, और भी अधिकार दे दिए, धार्मिक स्वतंत्रता दे दिया, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दे दिया, इस तरह के अधिकार दे दिए। खाने को रोटी नहीं है, व्यक्ति इन अधिकारों का क्या करेगा? ये कहा गया है ना कि ये जितने भी अधिकार दिए गए हैं इसके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी तो काम का अधिकार है कि योग्यता के अनुसार काम मिले, काम के अनुसार वेतन मिले। तो ये व्यवस्था इसमें नहीं की गई, और काम के अधिकार के बिना बाकी सारे जो अधिकार हैं वो बेमानी हैं। समानता, स्वतंत्रता, इनका उपभोग इंसान तब कर सकता है जब उसके पास उसकी योग्यता के अनुसार काम हो। अगर योग्यता के अनुसार काम नहीं है, वो वैसे ही कुंठाग्रस्त हो जाएगा, अवसादग्रस्त हो जाएगा, और बाकी स्वतंत्रताओं का भी वो लाभ नहीं उठा पाएगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का स्थगित किया जाना। मौलिक अधिकार कब स्थगित किए जा सकते हैं? इमरजेंसी के समय। देश में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यदि आपातकाल की व्यवस्था की गई है तब मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं। इसी तरह से किसी भी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लगाया गया अनुच्छेद 356 के अंतर्गत तो उस राज्य के लोगों के मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं। और यदि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत कभी देश में इमरजेंसी लगती है तो भी ये मौलिक अधिकार स्थगित हो जाएंगे। तो ऐसे में जब संविधान में ही इन मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों को स्थगित करने की व्यवस्था भी साथ के साथ दे रखी है, और इमरजेंसी केंद्र सरकार के हाथ में है इमरजेंसी लगाना। अब जैसे 1971 में इमरजेंसी लगी थी जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। 1975 में उसको फिर से आंतरिक सुरक्षा को खतरे के नाम पर फिर से उसको आगे बढ़ा दिया गया। मन जो 1971 में लगी थी वो हटी मार्च 1977 में जाकर। कितना लंबा समय हो गया। 1975 में जब इसको और एक्सटेंड किया गया तो इसके अंतर्गत वीसा लागू किया गया, MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो उसके नाम पर इमरजेंसी को बरकरार रखा गया। और जब इमरजेंसी में मौलिक अधिकार स्थगित रहते हैं और इतना लंबे समय तक यदि इमरजेंसी रहेगी तो उससे नागरिक जो है उनके मौलिक अधिकारों का कितना ज़्यादा हनन हुआ
ये हम सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और भविष्य में फिर कभी ऐसा हो सकता है, ये तो है नहीं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। संविधान ने ये शक्ति दे रखी है केंद्रीय सरकार को। नेक्स्ट है, वैसे तो इमरजेंसी पावर्स राष्ट्रपति की हैं, आपातकालीन शक्तियाँ, ये अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति की हैं। लेकिन संविधान ये व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा और वो उनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो सीधे से वो शक्तियाँ किसकी होगी? व्यवहारिक रूप में केंद्र सरकार की। नेक्स्ट है, संसद अधिकारों को सीमित अथवा समाप्त कर सकती है। क्लियर होगा ना ये कि संसद जिस तरीके से साधारण कानून बनाती है उस तरीके से किसी भी मौलिक अधिकार को ना तो सीमित कर सकती है ना समाप्त कर सकती है। लेकिन संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है और इस संशोधन करने की शक्ति के अंतर्गत संसद किसी भी मौलिक अधिकार को सीमित भी कर सकती है और समाप्त भी कर सकती है। जैसे कि 44th अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया गया, अब वो एक साधारण अधिकार है। नेक्स्ट है, इसमें संपत्ति का अधिकार संसद की इच्छा पर आधारित है। संपत्ति का अधिकार जो कि मूल रूप से मौलिक अधिकारों की सूची में था, लेकिन संसद ने जब 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसको साधारण अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया तो उसमें संसद को छूट मिल गई। जो भूमि अधिग्रहण है और इस तरह के जो कार्य हैं उसमें संसद की जो शक्तियां हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई कि जन कल्याण के आधार पर किसी को भी उसकी भूमि या उसकी संपत्ति से वर्जित किया जा सकता है, लेकिन बदले में संसद उसको मुआवजा देगी, सरकार उसको मुआवजा देगी। लेकिन आप ये देखो, मुआवजे का जो रेट होता है वो सरकारी रेट होता है। देखते हो ना आप कि वैसे किसी ने मकान बेचा 40 लाख का, लेकिन रजिस्ट्री कराई 10 लाख की, तो उसका सरकारी रेट कितना हुआ? 10 लाख। इसी तरह से ही जो ज़मीनों के भूमि अधिग्रहण जो सरकार करती है, ज़मीनों के सरकारी रेट तय किए जाते हैं, उस आधार पर उसका जो मूल्य है वो किसानों को दिया जाता है, जो कि आमतौर पर बाजार मूल्य से काफ़ी कम होता है। तो ऐसे में जो संपत्ति का अधिकार है वो अब संसद की दया पर निर्भर है, क्योंकि अब ये साधारण अधिकार है। नेक्स्ट है, इसमें कुछ अधिकार समानता के सिद्धांत के विरुद्ध हैं। इसके लिए आलोचक कहते हैं कि अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 में जो अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं वो वास्तव में समानता के अधिकार के विरुद्ध हैं। पीछे पढ़ ही चुके हो आप सारा इसका। इसके बाद इसका निष्कर्ष दे दोगे। निष्कर्ष में वैसे तो जो आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हो, रट्टा लगाना चाहो रट्टा भी लगा सकते हो, लेकिन निष्कर्ष का रट्टा मत लगाया करो कभी भी। निष्कर्ष हर क्वेश्चन का देना जरूरी होता है। जो ऊपर के पॉइंट्स हैं उनमें जो मेन बातें आई हैं उनको लेकर फिर उसमें कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपको लिखना दे सकते हो। कि जैसे इसमें आप आलोचना आपने कब दी? पहले आपने विशेषता दी है, उसके बाद आलोचना दी है ना। तो विशेषताएं जो थी वो आपके विचार थे ना, ये आलोचना आपके विचार है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। ये जो बड़े बड़े विचारक हुए हैं उनके विचार हैं, जो संविधान विशेषज्ञ हैं उनके विचार हैं। तो निष्कर्ष भी उन्हीं के ही अकॉर्डिंग आएगा वैसे तो, कि आप बता सकते हो कि किसी भी देश के लिए या देश के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दिए जाने जरूरी होते हैं और उसकी व्यवस्था हमारे संविधान में भी संविधान निर्माताओं ने की। और जहाँ तक निवारक नज़रबंदी या इस तरह का के जो अपवाद हैं, इसमें देश की सुरक्षा के लिए और देश की एकता के लिए, आंतरिक शांति के लिए इस तरह की कुछ सख्त व्यवस्थाएं संविधान में करनी भी आवश्यक होती हैं, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग हैं। असामाजिक तत्व भी होते हैं जो समय समय पर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। शांति बनाए रखना और कानून और व्यवस्था बनाए रखना ये देश की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो उसके लिए संविधान के अंतर्गत इस तरह की सख्त व्यवस्थाएं भी की जाती हैं। और जहाँ तक काम के अधिकार की बात है, काम का अधिकार मौलिक अधिकारों में नहीं दिया गया।
इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ और ये संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था, हमारा देश आर्थिक रूप से जर्जर हो चुका था। हमारा देश ये अधिकार देने की स्थिति में ही नहीं था। तो जो है ही नहीं हाथ में, वो देगा कैसे? लेकिन उसमें भी संविधान निर्माताओं ने बीच का रास्ता निकाला कि जो देने की स्थिति में है सुविधाएं, वो तो मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में रख दी, और जो देना तो चाहते हैं लेकिन देश देने की स्थिति में नहीं है, उसके लिए संविधान में भाग चतुर्थ राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए। उसमें ये व्यवस्था की गई, उसमें कुछ निर्देश दिए गए भविष्य में आने वाली सरकारों को, और कुछ उसमें सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ व्यवस्थाएं दी गई है कि भविष्य में आने वाली सरकारें अपने कानूनों के माध्यम से इस तरह की व्यवस्थाएं भारत में स्थापित करने की कोशिश करेगी। उसके अंतर्गत ये भी आ जाता है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में कि धन के केंद्रीयकरण को रोका जाएगा, अमीर और गरीब के बीच की खाई कम चौड़ी की जाएगी। इसी तरह से हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम और काम के अनुसार वेतन, ये सारे जो व्यवस्थाएं हैं ये राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में उन्होंने ऐड की, ताकि भविष्य में भारत के जो नागरिक हैं उनको ये सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हों।